तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि V बाई आई इज इक्वल्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे में डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम आर कहते हैं। आर मतलब रेजिस्टेंस, यही है हमारा रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के टर्म में रेजिस्टेंस को हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एंड विच इज नोन एज विच इज अ कांस्टेंट। ये रेजिस्टेंस जो है ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। और रेजिस्टेंस के बारे में हम फर्दर और डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की यही मतलब है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला ये भी देख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, और एक फॉर्मूला ये V बाई आई इज इक्वल्स टू आर। एक्चुअली ये जो फॉर्मूले हैं ये इसी फॉर्मूले से आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं करंट कैसे डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पर। तो हमने देखा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो करंट है, करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 1 बाई आर में है। मतलब कि जो करंट है ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस को अगर हम घटाएंगे तो भी हमारा करंट बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है जो कि इसी फॉर्मूले से आया हुआ है। तो हमारे कुल मिलाकर 3 फॉर्मूले हो गए हैं, और तीनों फॉर्मूले जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी तक हमने 2 फॉर्मूले ये देखे थे कि V बाई आई इज इक्वल्स टू आर और I इज इक्वल्स टू B बाई आर। ये 2 फॉर्मूले हमने अभी तक देखे हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या था कि जो हमारा I है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं तो करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस को अगर घटाएं तो करंट बढ़ेगा, तभी भी करंट बढ़ेगा। मतलब ये करंट जो है ये इस पे और इस पे, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। उस हिसाब से रेजिस्टेंस के टर्म में भी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस को बढ़ना चाहिए, और करंट को घटाएंगे तो भी रेजिस्टेंस को बढ़ना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। जो रेजिस्टेंस होता है ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है और ना ही करंट पर। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये इसका मतलब ये है कि आप चाहे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं चाहे घटाएं, करंट को चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, उससे आपको रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज। तो हमने अभी तक देखा कि करंट में जो करंट होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ा दें या घटा दें तो करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दें या घटा दें तब भी करंट पर इफेक्ट करेगा। मतलब कि करंट जो है ये डिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो उसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाई आई होता है। तो जैसे इसमें था उस हिसाब से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं या घटाएं तो रेजिस्टेंस भी को बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, या और करंट को भी अगर हम बढ़ाएं या घटाएं तो भी रेजिस्टेंस को बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। जो रेजिस्टेंस होता है ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है और ना ही करंट। जैसे हमारा करंट था ये पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था, पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है और ना ही करंट पर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप चाहे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें या घटा दें, या आप करंट को चाहे बढ़ा दें या घटा दें, इससे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला इसका भी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर डेंसिटी ना तो मास पर डिपेंड करती है ना ही वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। उसी तरह से जो हमारा रेजिस्टेंस है ये भी ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है और ना ही करंट पर डिपेंड करता है।
सो ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। इन सारी चीजों पर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है। इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, पर उससे पहले हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमारा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और वहां से हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, B इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू B बाई R और R इज इक्वल्स टू B बाई I। ये तीनों फॉर्मूले पढ़े थे और देखा था कि ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस। इसका डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है। रेजिस्टेंस, तो अभी तक हमने ओम्स लॉ के टर्म्स में रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था। उसमें हमने देखा था कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हमने कहा था रेजिस्टेंस। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल due to which it opposes the flow of charge। रेजिस्टेंस क्या होता है कि प्रॉपर्टी की एक मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज के फ्लो को अपोज करे। मतलब कि कोई भी मैटर आप ले लीजिए, चाहे आप कंडक्टर ले लीजिए, चाहे आप इंसुलेटर ले लीजिए, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे अगर उनके अंदर से चार्ज फ्लो करते हैं तो उन चार्जेस को वो अपोज करते हैं, मतलब उनको फ्लो करने से रोकते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये हर मटेरियल में पाया जाता है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर। तो यही है आपका रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज के फ्लो को अपोज करे, चार्ज को फ्लो करने से रोके, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर इसको हम और अच्छे से समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है। अब देखिए इसमें जब आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ऐसे, तभी आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो जब ये आपस में जब फ्लो करते हैं एक साथ, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ जाते हैं। और लड़ने की वजह से क्या होता है कि इनका मूवमेंट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब ये आगे बढ़ने में इनको प्रॉब्लम होती है। और जो एक प्रॉब्लम होती है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से जब ये कोलिजन करते हैं, तब इनको नेट आगे बढ़ने में इनको प्रॉब्लम होती है, और उसी प्रॉब्लम को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब इसके फॉर्मूला और एसआई यूनिट को हम देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ में भी देखा था, R इज इक्वल्स टू V बाई I। यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जो रेजिस्टेंस है ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है और ना ही करंट पर, हालांकि इसका फॉर्मूला यही है। और इसकी एसआई यूनिट, SI unit of resistance is ओम। इसकी जो SI यूनिट है ये ओम है। ये हमने ओम्स लॉ जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर ही इसका SI यूनिट दिया गया था ओम। और इसका सिंबल जो है वो कुछ ये ऐसे होता है। ये हमको बहुत जगह ये यूजफुल होगा। रेजिस्टेंस में हम इसको रजिस्टर में और फर्दर यूज करेंगे। तो इसकी जो SI यूनिट होती है ओम होती है, ओम, और इसका सिंबल ये कुछ इस तरह से होता है।
अब आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 ओम, आप 1 ओम को डिफाइन कीजिए। तो 1 ओम क्या है कि व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे एंड करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी बाई आई होता है ना। तो जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे और 1 एम्पियर का करंट, तो जो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी टेक अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन वी टेक अ वायर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एंड करंट फ्लो थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो ये है हमारा 1 ओम। V बाई आई का ग्राफ देख लेते हैं। V बाई आई मतलब कि B और I एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करता है, इसका एक ग्राफ। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। I और V, तो हमने ओम्स लॉ से देखा था कि जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि अगर आप I को बढ़ाएंगे तो B बढ़ेगा, I को घटाएंगे तो B घटेगा। अब मान लीजिए हमारे पास करंट ये इतना था, ये कोई भी यूनिट हो सकती है, इतना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इतना था। हमने करंट को बढ़ाया, ठीक, तो करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ये कुछ यहाँ आया और ये कुछ यहाँ। फिर हमने करंट को और बढ़ाया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा, और ये कुछ यहाँ है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मिला दें तो हमारा ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा B वर्सेस I का ये ग्राफ है, जो कि बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इट मे बी इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे गुड कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर। देखिए हमने पहले भी देखा था कंडक्टर और इंसुलेटर को, जिसमें हमने डिफाइन किया था कि कंडक्टर क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो अपने आप से करंट को पास करने दे, उसको हमने कंडक्टर कहा था। और ऐसे मटेरियल जो अपने आप से कंडक्टर को पास ना होने दे, उसे हमने इंसुलेटर कहा था। पर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के टर्म में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को डिफाइन करेंगे, जिसमें हम रेजिस्टेंस को अपना बेस मानकर कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन को बनाएंगे। तो कंडक्टर को देख लेते हैं। कंडक्टर, अ मटेरियल which has very low resistance। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल, मतलब कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब कि जो चार्ज को आसानी से फ्लो करने दे, या जो चार्ज को बहुत कम अपोज करते हैं, उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। उसके बाद आपके पास एक नया मटेरियल आएगा, रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है, मटेरियल which has comparatively high resistance। मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके पास कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, उसी को हम रेजिस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारे जो एलॉयज होते हैं, दो मतलब जो मेटल्स को मिलाकर बनते हैं, वो हमारे रेजिस्टर में आते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीज, ये सारे हमारे रेजिस्टर के फॉर्म में यूज होते हैं। इनकी जो रेजिस्टेंस होती है ये कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा होती है। इसके बाद इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या है, मटेरियल which has वेरी हाई रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलेटर क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो, मतलब ये चार्ज को बहुत ज्यादा फ्लो करने से अपोज करते हैं। इनफैक्ट ये चार्ज को अपने आप से फ्लो करने ही नहीं देते हैं, इसीलिए इनको इंसुलेटर कहते हैं। हमने पहले भी देखा था कि ऐसे मटेरियल जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को ना पास करने दे, वो इंसुलेटर में डिफाइन किया था।
तो इसका भी यही मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जिसके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, लाइक हमारा वुड, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से देखिए इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता है। वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ये चार्ज को बहुत ज़्यादा फ्लो करने से अपोज करते हैं और इसीलिए इनके पास वेरी हाई रेजिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं।